बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर हम लोग करने चले। देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड हमारा आज का सैम्पल पेपर है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको पता है स्टार्टिंग में हम लोग 20 MCQ करेंगे, उसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है। टोटल 34 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले 1-2 साल से डायरेक्ट चल रहे हैं। तो 40 to 45% अगर देखा जाए तो वेटेज हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन को दी जाएगी, और बाकी 50 से 55% हमारी जो वेटेज रहेगी वो रहेगी आपकी केस स्टडी क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, अब कैसे उसको पहचानना है और किस तरीके से आप देखते हैं क्वेश्चन को, वो माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपसे पूछा गया है नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। ओके, तो हमारा फोकस है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पर। तो हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारे 5 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उन्हीं पर सोच के चलेंगे और उसके हिसाब से देखते हैं यहाँ पर कौन से वाला बिल्कुल एक्यूरेट हमारा रहेगा आंसर। ठीक है, सो लिखा गया है वर्षा, होम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, हैज रिसेंटली डन अ कुकिंग कोर्स. She wishes to start her own venture with a goal to provide healthy food at reasonable prices. She discussed her idea with her teacher, who encouraged her. After analyzing various options for starting her business venture, they shortlisted the option to sell ready-made and ready-to-make vegetable shakes and sattu milkshake. Then they weighed the pros and cons for both the shortlisted options. Name the function of management. देखो, सबसे पहले अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो उनके पास एक आइडिया है, दैट इज ऑब्जेक्टिव है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव हमें ये करना है। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमारे पास जितने ऑप्शंस हैं उन्होंने वो आइडेंटिफाई कर लिए, उन ऑप्शंस को उन्होंने शॉर्टलिस्ट भी कर लिया। ये सब कुछ हमारा प्लानिंग में होता है। प्लानिंग की प्रोसेस में ही सारे पॉइंट है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद डेवलपिंग प्रोमाइसिस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, मीन्स ऑप्शन कौन कौन से हैं वो सारे आइडेंटिफाई करना, उनको इवेलुएट करना, उसके बाद उनको सेलेक्ट करना, ये सब पूरी प्लानिंग प्रोसेस है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो रहेगा हमारा क्या, प्लानिंग। ठीक है, और अगर ये इतने ऑप्शंस के बारे में नहीं सोचना और सबसे सिंपल मैनर में प्लानिंग डिसाइड करना है, तो जहां पर भी गोल की बात करी जाए, ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए, टारगेट की बात करी जाए, वहां आंसर हमेशा क्या रहेगा, प्लानिंग। इस बात को ध्यान रख के चलिए। दूसरा MCQ आपके सामने आ गया, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल। असर्शन रीजन है हमारे पास, सॉरी रीजन बता रहे हैं कि इनमें से कौन सा है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल क्यों है, इनमें से कौन सा इसका सही रीजन है। देखिए, फ्लेक्सिबल का मतलब प्रिंसिपल मैनेजमेंट टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करे जा सकते हैं, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो डिटेल तो बताती है कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि उनकी एप्लीकेशन मैं टाइम टू टाइम वेरी कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कौन से वाला है जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होने की बात रख रहा है। पहला, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन, वो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। दूसरा, दे आर एम एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। दे अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या दे कैन बी मॉडिफाइड बाय मैनेजर एज पर द सिचुएशन। तो ऑब्वियस ही बात है, लास्ट वाला पॉइंट सबसे एक्यूरेट बता रहा है कि भैया इसलिए फ्लेक्सिबल है क्योंकि उनको मॉडिफाई करा जा सकता है एज पर द सिचुएशन। जैसे हालात होंगे उन हालातों के हिसाब से उनको हम ढाल लेते हैं, इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमारे क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू एलिमिनेट द यूज ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन फिजिकल फॉर्म। कौन सा ऐसा ऑप्शन में से जिसके थ्रू हम लोग शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिजिकल फॉर्म चले गए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आज के टाइम में सारे शेयर्स में जो ट्रेडिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। अब शेयर एक कागज का टुकड़ा तो रहा नहीं, तो ऐसा कौन सा यहां पर प्रोसेस रहा जिसकी वजह से सारे शेयर फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर है डिपॉजिटरी ट्रस्ट कंपनी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, या फेडरल डिपॉजिट। इसका सही आंसर है डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, जो अकाउंट खुलता है शेयर्स को रखने के लिए उसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। तो ये प्रोसेस का नाम है डीमैटेरियलाइजेशन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है केस स्टडीज में भी, इसको थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे। दिस इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, विच स्टेज ऑफ स्टाफिंग रिवील्ड द सरप्लस शॉर्टेज ऑफ वर्कफोर्स। ओके, स्टाफिंग की प्रोसेस की कौन सी स्टेज बताते हैं कि हमारे जो वर्कफोर्स है वो सरप्लस में है या वो शॉर्टेज में है, ज्यादा लोग हैं हमारे पास या लोगों की कमी है, ये कौन सी स्टेज हमें बताती है, हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, सो ऑप्शन आपके सामने है। बेसिकली पढ़ने की जरूरत भी नहीं, उन्होंने एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि स्टाफिंग की प्रोसेस की कौन सी स्टेज आपको बताती है कि आपके यहाँ लेबर एक्सेस में है या लेबर की शॉर्टेज है। ठीक है, तो स्टाफिंग की प्रोसेस हमारे बहुत सारे पॉइंट है, उसमें 8 पॉइंट है हमारे पास।
ठीक है। उन 8 के 8 पॉइंट के बारे में आप सोच सकते हैं एक बारी, उसके हिसाब से, या फिर इन सब के हिसाब से सोच सकते हैं किस में ऐसा होता है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट में कभी ऐसा नहीं होता कि कितने लोग एक्स्ट्रा हैं कितने नहीं। रिक्रूटमेंट के अंदर कभी ऐसा नहीं होता हमारा। परफॉर्मेंस अप्रेजल में कहाँ से हो गया? इसका सही आंसर है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। जब मैं लोगों की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करता हूँ कि मुझे कितने लोग चाहिए, तभी मैं देखता हूँ कि मेरे पास कितने लोग ऑलरेडी हैं, कितने लोग सरप्लस हैं और कितने लोग की शॉर्टेज है मेरे पास, इसको मैं तभी आइडेंटिफाई करता हूँ। तो इसका सही आंसर है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसमें पता चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस ह्यूमन बीइंग के साथ है या शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग के साथ है, यहां से हमें पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रिक्रूटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं है? देखो, ये जब भी आता है ना, तो मैं हमेशा कहता हूं थोड़ा सा ना इस वर्ड को ऊपर ध्यान देके चलना, ठीक है। 90% ऐसा होता है कि एग्जाम के टाइम पर हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, ठीक है, और ये छोटा सा वर्ड नॉट हम लोग पढ़ते ही नहीं, या फिर पढ़ने के बाद इस वर्ड को याद नहीं रखते बिल्कुल भी, जिसकी वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है और हमारा आंसर गलत चूज हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। कौन सा रिक्रूटमेंट का सही स्टेटमेंट नहीं है, मैं सारे करेक्ट स्टेटमेंट पहचान लेता हूँ, बाकी पता चल जाएगा कौन सा गलत है। पहला पॉइंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट गिव्स सेटिस्फैक्शन टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। देखिए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसा वैसा है नहीं बिल्कुल भी, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। जब नए लोग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं ना, तो जो पुराने वाले हैं उनको दिक्कत होती है। तो मुझे तो पहला स्टेटमेंट ही गलत लग रहा है, ठीक है, कि भाई ये सही नहीं है। फिर भी एक बार कंफर्म करते हैं बाकी स्टेटमेंट क्या कहते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। हाँ, बिल्कुल सही है। इंटरनल में मोटिवेशन इंसान को मिलता है, प्रमोशन पाने के लिए इंसान मोटिवेट होता है कि अगर मैं अच्छा मेहनत करूँ मुझे क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। तो बात तो सही है, बिल्कुल, तो स्टेटमेंट सही है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसीड सिलेक्शन, इसका मतलब है रिक्रूटमेंट जो है वो पहले होता है सिलेक्शन से। बात भी सही है, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, बिल्कुल है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से लोग इकट्ठे होते हैं तो पॉजिटिव है। सिलेक्शन जबकि क्या है, नेगेटिव, क्योंकि मुझे लोगों को मना करना पड़ता है इसलिए वो नेगेटिव है, लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, इसलिए सिलेक्शन क्या है, नेगेटिव प्रोसेस। तो इसका सही आंसर कौन सा है हमारा, ए पार्ट। ए ही इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, आपसे पूछा गया द फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर्ड ओवर एंड अबव द वेजेस और सैलरी। ओके, ओवर एंड अबव वेजेस एंड सैलरी को हम क्या कहते हैं, सबको पता है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको कहा जाता है बोनस। ये सेम बोनस की डेफिनेशन है, ठीक है। सो द इंसेंटिव विच इज ऑफर्ड ओवर एंड अबव सैलरी इज कॉल्ड बोनस। तो ये बोनस की डेफिनेशन है, ऑप्शन में हमारे पास है बोनस, इसका सही आंसर है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग है हमारे पास, मैच करते हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से करते हैं, देखते क्या है इसमें। आपको इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट को बताना है क्या है। देखो, इसमें सबसे आसान जो टेस्ट हमारा रहता है, ठीक है, वो हमेशा ध्यान रखना, वो रहता है हमारा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट हमेशा इंसान के एग्जिस्टिंग स्किल्स को नापता है। किसको नापता है, एग्जिस्टिंग स्किल, कि फिलहाल इंसान में कितनी काबिलियत है, उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ट्रेड टेस्ट, ठीक है। इसका मतलब सी का तो भाई सेकंड आने वाला है, इसका मतलब लास्ट में जिस भी ऑप्शन में लास्ट सेकंड वाला होगा मुझे उसको सेलेक्ट करना है, या सिर्फ एक ही है फर्स्ट वाला, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट वाला। इसका मतलब सी का आंसर तो भाई सेकंड है और ए का आंसर है थर्ड वाला। इंटेलिजेंट टेस्ट इंसान के लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को मेजर करता है, सही बात है, और एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर करता है इंसान के पोटेंशियल कि वो नई चीज़ों को कितनी जल्दी सीखता है। एप्टीट्यूड सब्जेक्टिव नई चीज़ों को सीखने का होता है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है, इसमें ध्यान रख के चलेंगे। तो जब भी ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा, उम्मीद है आपको 1 या 2 MCQ इस टाइप के मिलेंगे जिसमें आपको मैच करना होगा। तो बी श्योर कि जो आप आंसर मार्क कर रहे हैं, अगर उसमें आप 1 पॉइंट के बारे में श्योर हो, कम से कम 2 पॉइंट के बारे में अगर आप श्योर हो जाते हैं, 3 या 4 ऑप्शन वाले आते हैं, 2 पॉइंट के बारे में श्योरिटी, तो 100% आपका आंसर मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस 2 पॉइंट की श्योरिटी अगर आप हो जाए, यहाँ तो 3 था, 1 से भी हमारा आंसर आ गया, वैसे जनरली 2 पॉइंट की श्योरिटी के साथ हमारा आंसर आ जाता है बिना किसी दिक्कत के। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ओके, स्टॉक एक्सचेंज इनमें से क्या नहीं करती, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन देती है, प्राइसिंग सिक्योरिटी देती है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी देती है, या होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो पहला हमारा उसका फंक्शन है, दूसरा हमारा फंक्शन है, तीसरा भी हमारा फंक्शन है, ये 4th वाला स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज का नहीं है, ये फंक्शन है किसका? फिर सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने की जिम्मेदारी किसको दी गई?
ये दी गई है डिपॉजिटरी को। किसको दी गई? अब ये डिपॉजिटरी क्या है और हमारे इंडिया में कितनी डिपॉजिटरी है, इस बात को ध्यान रख के चलना। डिपॉजिटरी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार के द्वारा बिल्डअप करी गई ताकि सारे डीमैट अकाउंट की अपकीप एंड मेंटेनेंस करी जा सके। हमारे इंडिया में 2 सिक्योरिटी की डिपॉजिटरी रहती है, एक का नाम है NSDL, एक का नाम है CDSL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये 2 हैं जो आपके डीमैट अकाउंट की पूरी मेंटेनेंस एंड अपकीप रखती है कि आपने अगर शेयर खरीदे तो आपका डीमैट अकाउंट ही क्रेडिट हो, अगर आपने शेयर बेचे तो आपका ही डीमैट अकाउंट डेबिट हो। इसके जिम्मेदारी के लिए कौन जिम्मेदार है? डिपॉजिटरी। और 2 डिपॉजिटरी हमारे यहाँ, मैंने आपको नाम बताया। आ सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ध्यान रखेंगे। फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में इसका जिक्र हो रखा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ओके, काफी बड़ा क्वेश्चन है। जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन आए सबसे पहले मैं ढूंढता हूं कि मेरे को इस क्वेश्चन में पहचानना क्या, उसके हिसाब से अपनी थिंकिंग को मैं वहीं पर चैनलाइज करके चलता हूं। आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट, ठीक है। अब मेरा दिमाग सिर्फ कंज्यूमर राइट पर है और वो कंज्यूमर राइट ओवरलुक हुआ है। ओवरलुक का मतलब वायलेट हुआ है, इग्नोर हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। ओके, सेफेक्स बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड मॉस्किटो रेपेलेंट बैंड्स अंडर द ब्रांड नेम Jadoo in the wake of outbreak of dengue in various parts of the country. The product attracted many people from all age group, especially kids. However, the company failed to provide adequate guidance for the users on the label. देखिए, लेबल पर जब भी कुछ कमी रहे, लेबल पर इंफॉर्मेशन की जब भी कुछ कमी रहे, लेबल सही से नहीं बनाया, लेबल पर सही से मेंशन नहीं करा, हमेशा 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 राइट टू बी इन्फॉर्म वायलेट होता है। क्या वायलेट होता है? तो जब भी लेबलिंग की गलती मानी जाए हमेशा राइट टू बी इन्फॉर्म, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अधूरी रह गई, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं हुई तो राइट टू बी इन्फॉर्म आता है इसका आंसर। हमेशा ध्यान रख के चलना, जब जब लेवल पर कुछ भी कमी रहे हमेशा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड या राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा वैलिड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, काफी इसमें हमारे पास असर्शन रीजन के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड है। चलिए पढ़ते हैं एक बारी। स्टेटमेंट फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट विद द प्रोसेस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ फिजिकल सर्टिफिकेट में। भाई आज के टाइम में आप कुछ भी कर लो, आप इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। बी वाला पार्ट कह रहा है देयर इज नो डेंजर ऑफ थेफ्ट, लॉस और फॉर्जरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन डीमेटेरियलाइजेशन। हाँ बिल्कुल सही है, अगर डीमेट अकाउंट आपके पास है, डीमेटेरियलाइजेशन जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी ले लेते हो आपके डीमेट अकाउंट, तो उसमें चोरी का खतरा, लॉस का खतरा, थेफ्ट का खतरा ये कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स और 2 ट्रू है, ढूंढते हैं इसमें। तो ये है शायद स्टेटमेंट सेकंड वाला ट्रू और फर्स्ट वाला फॉल्स, ये ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट फर्स्ट अगेन स्टेटमेंट है मैनेजमेंट इज अ इनएग्जैक्ट साइंस। बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस ही है, ठीक है। मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है क्योंकि साइंस के सारे प्रिंसिपल या साइंस के जितने भी फीचर हैं वो मैनेजमेंट के साथ पूरी तरह से मैच नहीं होते, इसलिए वो इनएग्जैक्ट साइंस है, ठीक है। रीजन दे रखा है मैनेजमेंट डील्स विद कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इनएग्जैक्ट साइंस इस वजह से है क्योंकि मैनेजमेंट इंसान से डील करता है और इंसान तो किसी का सगा नहीं है, इंसान किसी का सगा ही नहीं है। वो कल कुछ और था, आज कुछ हो रहा है और कल कुछ और होगा, इसलिए उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमारे जो भी हैं वो ह्यूमन पर अप्लाई करते हुए बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैनेजमेंट हमारा इनएग्जैक्ट साइंस है। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसमें स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। इन दोनों का जिक्र मैनेजमेंट एज अ साइंस में करा गया है बाकायदा, इसलिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन 12, ओके, विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज रिफ्लेक्टेड हियर। देखो डायमेंशन हमारे बिजनेस एनवायरमेंट के 5, ठीक है। इनका नाम है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और सोशल। इनको हम लोग पेटल्स के नाम से जानते हैं, जल्दी याद हो जाता है पेटल्स, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है पहचानना है आपको, देखते हैं एक बारी। टू गेट द बेनिफिट ऑफ हाई टेक कंज्यूमर्स who made the use of computer more in their lives, Tata Sons even launched a website for e-greeting। देखिए वेबसाइट, ई-ग्रीटिंग, ठीक है, उसके बाद हाई टेक, उसके बाद कंप्यूटर, ये सब का सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। क्या है, टेक्नोलॉजी। और आज के टाइम में ई ग्रीटिंग पता ही है आपको, अभी कैडबरी ने भी ई ग्रीटिंग लॉन्च करे हैं। ई ग्रीटिंग में क्या है, आप उनके बॉक्स पर एक QR कोड को स्कैन करेंगे, आप जिसको बर्थडे विश जो भी भेजना चाहें उसका नाम फीड करो, उसको फॉरवर्ड करो, उसके पास वो बॉक्स
मतलब बॉक्स इन अ सेंस ग्रीटिंग कार्ड सा पहुंचेगा, जो विश करना है उसके अंदर विश कर देना, जैसा भी करना हो। सो ये ई ग्रीटिंग है आज के बहुत टाइम है। तो इसका सही आंसर आप समझ गए, ये हमारा सबका किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं, यहाँ पे भैया कि स्टेटमेंट को सही कौन से वाला पॉइंट बताता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज रिजिड एज ऑफ प्योर साइंस। ओके, ये हमें पता भी है कि जो साइंस के प्रिंसिपल हैं वो रिजिड होते हैं, उनकी एप्लीकेशन पर्टिकुलर जगह पर होगी और पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू होगी। जैसा एग्जांपल इसका हमने पहले भी दिया था कि आप कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डाल सकते, आपको हमेशा वाटर के अंदर क्या डालना है, एसिड डालना है। ठीक है, और अगर हमें उल्टा करा तो फिर हो सकता है शायद जिंदगी में सीधा होने की जरूरत ही ना पड़े, कभी कुछ भी हो सकता है, काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो रूल्स रेगुलेशन साइंस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके साइंस के प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन विच आर टेक्निकल इन नेचर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट बोथ एज साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल डील विद ह्यूमन बिहेवियर एंड दस टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। अब बताओ भाई, इनमें से सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा आपको लग रहा है जिसमें इस बात का जिक्र है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिल्कुल रिजिड नहीं है? क्या वो ऑप्शन ए है, बी है, सी? अगर आपको वोट करना हो तो किसके लिए आप वोट करेंगे? सबसे सही एक्यूरेट कौन सा लग रहा है? सी। तो इसका सही आंसर भी क्या है? सी। सी वाले पॉइंट में ही इस बात का जिक्र है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ह्यूमन से डील करते हैं, इसलिए उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप उनको रिजिड नहीं रख सकते, उनको क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, यहाँ पे कुछ एक भाई घूम रहा है, बाकी दो गॉसिप से कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, शक्ल तो कुछ ऐसी लग रहा है, कुछ गॉसिपिंग चल रही है। ठीक है, तो अगर ये गॉसिपिंग चल रही है, पीपल बिहेवियर आर अफेक्टेड बाय रूमर्स एंड समटाइम्स मे बी हैम्पर वर्क एनवायरनमेंट। देखिए, जहां पर भी रूमर्स की बात आए, ठीक है, रूमर्स हमेशा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमेशा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये वैसे भी ऑब्वियस ही बात है, ये गॉसिपिंग। अब ऑफिस की बात तो कोई ऐसे करेगा नहीं कि तुझे पता है आज ये फाइल जो है जल्दी पूरी करनी है, अपना कोई नहीं करने वाला, ऐसी बातें। ठीक है, अपना जो भी इनकी इच्छा है हम क्या करें अपना। सो दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमारे आने हैं, इसलिए कुछ पिक्चर आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, कुछ मैक्सिमम चांसेस है जो एनसीईआरटी में पिक्चर मेंशन करी वो एज इट इज आपको मिल जाएगी। सो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, विच फीचर ऑफ कंट्रोलिंग इज बीइंग रेफर्ड हियर। कंट्रोलिंग का फीचर बताना है हमें, कौन सा है यहाँ पर, एक बार पढ़ते हैं जरा। मैनेजर एट ऑल लेवल्स नीड टू परफॉर्म द कंट्रोलिंग। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पर तो इन्होंने खुद ही बता दिया, कंट्रोलिंग हर लेवल पे चाहिए। जो चीज हर लेवल पे चाहिए ही चाहिए उसको हम कहते हैं ऑल परवेसिव। क्या कहते हैं? ऑल परवेसिव। ठीक है, तो जो चीज हर लेवल पे चाहिए उसको हम कहते हैं ऑल परवेसिव। ये ध्यान रख के चलना, हर जगह मौजूद है, हर जगह पे हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ऑल परवेसिव, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन आ गया हमारे सामने। ठीक है, देखते हैं असर्शन। रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही लिखा है। रिक्रूटमेंट का मतलब है ज़्यादा से लोगों को इकट्ठा करना कि आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो, उसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। ठीक है, रीजन में लिखा गया ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू क्रिएट अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द बेस्ट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। यही है, बिल्कुल आप ध्यान से बढ़े भाई। रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करें ताकि हम बेस्ट कैंडिडेट को आगे सेलेक्ट कर पाए। सेलेक्ट करने के अगले पॉइंट पे जाते हैं जिसका नाम क्या है? सिलेक्शन। लेकिन रिक्रूटमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करो ताकि उनमें से बेस्ट इंसान को चूज करा जा सके। तो बिल्कुल सही है, असर्शन और रीजन बिल्कुल करेक्ट है, एक दूसरे को सही से कॉम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं, इसलिए आंसर रहेगा क्या? ए। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट हमारा है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार इसको क्या है हमारे पास। इन टुडेज डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनीज आर स्पेशलाइजिंग इन देयर कोर कॉम्पिटेंसी and diversifying non-core business. In this context, one may cite the decision of Piramal Limited in diversifying non-core businesses of chemical and seeds. Some companies are outsourcing their non-core activities like share transfer management and advertising to outside agencies, so much as the even
core process such as R&D, manufacturing and marketing are being outsourced today. Thus, the significance of BPO and KPO has increased. Identify the significance of principle of management. चलिए, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि आज के टाइम में सारी की सारी कंपनीज अपनी आउटसोर्सिंग को बहुत प्रमोट करती है। आउटसोर्सिंग का मतलब पता है कि अपना काम अगर आप ढंग से नहीं कर पाते तो किसी और से करा लो, ठीक है। इसलिए आज के टाइम में हर कंपनी इसके हिसाब से डायनेमिक चेंज होती जा रही है, अपने आप को चेंज कर रही है, और आउटसोर्सिंग बहुत बड़ा एक कह सकते हैं आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, ठीक है। इसमें हम लोग फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं अपना काम कराने के लिए। पहले कंपनी अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज़ देती थी, आज के टाइम अपनी कोर एक्टिविटी भी देती है। नॉन कोर का मतलब जैसे एग्जांपल किसी कंपनी ने अपना मान लीजिए कॉलिंग का काम दे दिया, वो नॉन कोर था। आज के टाइम में कंपनी अपने R&D किसी कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होता है। प्रोडक्ट को रिसर्च करना, डिज़ाइन करना, कैसा प्रोडक्ट होगा, मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, वो भी आज के टाइम में क्या करती है कंपनी, आउटसोर्स किसी और को दे देती है कि तुम कर दो, हमारी मार्केटिंग हमारे बस का नहीं है, हम तो अपना प्रोडक्शन करेंगे, बाकी तुम कर दो, ठीक है। तो बता रहे कौन सी सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल मैनेजमेंट की। तो मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइज रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजन, या प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। क्या लगता है इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे सही पर कर रहा है आपको? इसका सही जवाब आएगा हमारा मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। वैसे इसका पूरा नाम है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट है इसका, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली जैसा माहौल है उसके हिसाब से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। अगर आप ढाल नहीं पाओगे तो आप चल नहीं पाओगे बिल्कुल भी। आज के कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपको आउटसोर्सिंग का यूज़ तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप सारा काम खुद करोगे तो आप उतना ही कर पाओगे जितना आप खुद कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपना कुछ काम किसी और को दे देते हो तो आप अपना एरिया एक्सपेंड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एरिया को एक्सपेंड, ठीक है। जब एक ब्रांड आप अपना हिट कर लेते हो तो उस ब्रांड के अंदर आप जितने प्रोडक्ट लॉन्च करोगे ज़्यादा से ज़्यादा उनके चलने के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा। और ये तभी हो पाएगा जब अपना एरिया ऑफ एक्सपेंशन को आप बढ़ाएंगे, एरिया एक्सपेंड करेंगे। उसके लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, आउटसोर्सिंग का। सारा काम खुद करके आप अपना काम कभी बढ़ा ही नहीं पाएंगे। ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है अपना काम बढ़ाने के लिए। तो ये एनवायरनमेंट की नीड है, इसलिए हर कंपनी अपने आप को क्या कर रही है, इसके हिसाब से चेंज कर रही है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है आपको मैस्लो की नीड। सबको पता है, बहुत सिंपल है। मैस्लो की नीड को याद करने का शॉर्टकट अगर आपने करा है तो बहुत अच्छी बात है। उसका शॉर्टकट है BSAES, ठीक है। तो अब उस हिसाब से देख लो। सबसे पहले हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। तो इसमें सेकंड वाला सबसे पहले आएगा। देखो भाई, इसमें सेकंड वाला इनमें से सबसे पहले किस ऑप्शन में, ये यहाँ पे ऑप्शन ये कट होंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, चलो इसमें किस वाले के अंदर हमारे पास सेकंड पॉइंट सबसे पहले है। सेकंड पॉइंट वाला हमारा सबसे पहले ये ए पार्टी मान लो, चलो ये ए है हमारे पास, ठीक है। ABCD भी अगर माने तो सेकंड पार्ट बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास आती है दूसरा सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। उसके बाद आती है हमारी एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स। उसके बाद आती है हमारी स्टीम नीड्स और लास्ट में आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो हमारा जो सही सीक्वेंस है वो ये वाला है हमारा, ठीक है। फर्स्ट वाला ही है, ये ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपसे पूछा गया है, अपार्ट फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजर प्लेसमेंट एजेंसीज आर सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। प्लेसमेंट देखिए, टॉप लेवल के तो प्लेसमेंट एजेंसी आते हैं, पूरा नाम है प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। ये वो हैं सारे के सारे, जैसे हमारे वो होती है ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, वैसी प्राइवेट सेक्टर की होती है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, हर जगह होते हैं, हर शहर में लोगों की नौकरियां लगवाने का काम करते हैं, बढ़िया लेवल की, ठीक है। तो ये किस टाइप के लिए भी काम होते हैं हमारे, तो क्या ये एक तो हो गया हमारे टॉप लेवल के लिए, दूसरा अनस्किल्ड लेबर में डील नहीं करते, फ्रेश ग्रेजुएट में डील नहीं करते, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल पर्सनल में ज़्यादा डील करते हैं हमारे। ये टेक्निकल लोगों में डील करते हैं, सब में डील कर नहीं सकते क्योंकि अनस्किल्ड के अंदर ये काम ही नहीं करते बिल्कुल भी। ये केवल पढ़े लिखे लोगों से डील करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और ये बढ़िया लेवल की जॉब लगवाते हैं ऑल ओवर इंडिया वाइड। तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर अनस्किल्ड तो आ नहीं सकता। फ्रेश ग्रेजुएट वाले के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छा है, उसका नाम है कैंपस रिक्रूटमेंट। कॉलेज से सीधा ही इधर पढ़ाई कंप्लीट करी, पढ़ाई कंप्लीट करने से पहले नौकरी मिल गई, तो फ्रेश ग्रेजुएट वाला काम मिलेगा आपको कैंपस रिक्रूटमेंट। और ये जो अनस्किल्ड लेबर वगैरह, इसके लिए हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो सबसे बढ़िया जो टेक्निकल और प्रोफेशनल लोगों के लिए वो कौन सा है हमारे पास, प्लेसमेंट एजेंसीज, ठीक है। लास्ट MCQ देखते हैं हमारे पास। ओके, यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फिलिंग वैकेंट पोजीशन। ओके,
एक्सटर्नल सोर्स अपनाने पर इनमें से कौन कौन सी चीजें आपको मिलती हैं? ठीक है, पहला पॉइंट, वाइडर चॉइस मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ठीक है, आपको यहां बताना है कि कौन सा सही है। तो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन नहीं है मैं सबसे पहले उसी को काटूंगा, भाई ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही नहीं है। मुझे पता एक्सटर्नल सोर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसमें वाइडर चॉइस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला तो आंसर मेरा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेकंड, सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। एक्सटर्नल सोर्स सबसे गंदी प्रोसेस है सिलेक्शन की, क्योंकि बहुत लेंथी है। सबसे अच्छी और सबसे सिंपल प्रोसेस पता कौन सी? इंटरनल वाली। इंटरनल में क्या है? ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं हाथ तो हाथ एक फोन पे हो जाएगा। मुझे किसी को नए को नहीं बुलाना, मुझे ऐड नहीं देना, मुझे इंटरव्यू नहीं लेने, मुझे आगे जॉब ऑफर नहीं करना, कुछ नहीं करना। सिर्फ देखना है कि हाँ भाई देखो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कमी है, एक काम करो उधर से भेज दो किसी को, हो गया ट्रांसफर। अच्छा चलो ये जॉब खाली होगी, एक काम करो जो नीचे काम करो उसको प्रमोट कर दो। ये 5 मिनट का काम है। तो सेकंड वाला पॉइंट हमारा एक्सटर्नल के लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब जिसमें भी सेकंड वाला है सबसे पहले उसको भी काटूंगा। चलो भाई ठीक, अब दो ऑप्शन तो हमारे चले गए। थर्ड पे आते हैं जरा। क्या? इंस्टिल अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। बिल्कुल, एक्सटर्नल के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत आ जाती है। क्यों? जब नए लोग काम करने वाले आएंगे ना, जो पुराने वाले हैं वो अपने आप को टिकाने के लिए मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। इट मीन्स थर्ड वाला तो आना ही आना है। ठीक है, चलो अब रह गया हमारा फोर्थ वाला, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला चलिए एक बार देख लेते हैं। उसके बाद, डज नॉट इन्फ्यूज फ्रेश टैलेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। कि एक्सटर्नल से फ्रेश टैलेंट नहीं आता, एक्सटर्नल से फ्रेश टैलेंट ही आता है। तो फोर्थ वाला भी मेरा क्या हो गया? गलत। तो जिसमें फोर्थ है वो भी काट दो, काटते। तो बस फर्स्ट और थर्ड सही है हमारा, तो ये हमारा एक्यूरेट है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप इस टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड होंगे, आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया। ये याद करने वालों में से नहीं है, समझ के करने वालों में से। यहाँ इसमें ऐसा होता है, एक्सटर्नल में ऐसा होता है, इंटरनल में ऐसा होता है। ये थोड़ी बहुत कॉमन सेंस आपको अप्लाई करनी पड़ेगी और आपको बहुत अच्छा खासा मार्जिन इसके अंदर मिल जाएगा, नंबर आ जाएंगे इसमें आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, यहां पर है, कैन रीना फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर? इफ यस, सजेस्ट हर एन एप्रोप्रिएट फोरम टू फाइल हर कंप्लेन इन द 3 टायर मशीनरी। मतलब बेसिकली कहाँ जाए, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में या नेशनल में, कहाँ जाए देख लेते हैं। वो तो पता है आपको, कंपनसेशन के हिसाब से होता है। अब ये कर सकती नहीं कर सकती, पहले ये चेक करना पड़ेगा। कर सिर्फ तभी कर सकती है जब इसके पास बिल होगा, नहीं तो बिल के बिना कंप्लेन नहीं हो सकती बिल्कुल। तो वही चेक करना है, बिल है तो बता देंगे, नहीं है तो हम लिखेंगे बकायदा कि अगर बिल होता तो कर सकते थे, नहीं तो नहीं कर सकती, तो बताएंगे उस हिसाब से। ओके, शाल वी परचेज अ इलेक्ट्रिक ब्लेंडर फ्रॉम एन ऑथराइज्ड डीलर फ्रॉम ऑफ द मैन्युफैक्चरर? शी चेक द ISI मार्क एंड टुक रिसिप्ट फ्रॉम द सेम फ्रॉम द डीलर। भाई मार्क भी चेक करा और रिसीट भी लिया, मतलब बिल है। ठीक है, her friend Reena got an electronic shock while using the same electric blender and had severe injuries in her hand. Reena decided to file a complaint against the manufacturer for the claim of 1.5 lakh. अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, खरीदा किसने था? शाल्वी ने। ठीक है, और शॉक लगा किसको? रीना को। और केस कौन कर रही है? रीना। ठीक है, अब खेल ये आता है कि रीना कंप्लेन कर सकती है? रीना नहीं कर सकती। तो रीना तो ऑब्वियसली बात है भैया, शाल्वी की घर आई थी, वहाँ उसको लग गया। कंप्लेन कर सकती है, शाल्वी कर सकती है, रीना नहीं कर सकती। रीना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने बिल नहीं दिया, उसने वो प्रोडक्ट नहीं खरीदा। तो अगर कंप्लेन करनी है तो कौन करेगी? शाल्वी। और अगर करेगी तो कहाँ करेगी बता देंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। क्योंकि कंपनसेशन कितने का मांगा है? 1.5। 1 करोड़ तक का सारा मुद्दा कहाँ जाता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत छोटा कंपनसेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड डिवीजन स्ट्रक्चर, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, हाउ डज प्लानिंग लीड टू इकोनॉमिक एंड एफिशिएंसी? प्लानिंग, ओके, प्लानिंग से कैसे इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी आती है? ऑब्वियसली बात है, प्लानिंग जो है आपकी ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देती है। और जब ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी तो आपकी अपने एफिशिएंसी आ जाएगी। जब डुप्लीकेशन ही नहीं होगा, तो एफिशिएंसी है। एक काम एक ही बार होगा तो काम अच्छे से भी होगा और सही भी होगा। एक काम 4 बार करोगे तो एक ही बार माना जाएगा, बाकी 3 बार क्या है? वेस्ट। ठीक है, तो वो लिखना पड़ेगा इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी बतानी है, बहुत सिंपल है, सबको पता है ऑलरेडी। ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर इंट्रोड्यूस अ न्यू मॉडल विद एनहांस्ड प्रोसेसिंग पावर, इंप्रूव कैमरा फीचर एंड लॉन्गर बैटरी लाइफ टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ टेक सेवी कंज्यूमर।
जो कंज्यूमर की डिमांड उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, जैसे कंज्यूमर की डिमांड उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो बताइए कौन सा मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी होती है वाली, जिसमें कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से हम प्रोडक्ट के अंदर चेंज लेकर आते हैं। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट ही है हमारा। ये मार्केटिंग में ही होता है, कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना, ये किस में होता है हमारा, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रख के चलेंगे। बाकी उसके मेन फोकस और एंड आप बता देंगे। मार्केटिंग का मेन फोकस होता है कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पर, इसके मीन्स एंड एंड्स, एंड रिजल्ट है कंज्यूमर सेटिस्फाई हो गया, हमारी मार्केटिंग पूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सीलेंट आर ऑफ ट्रेनिंग दैट इज सुटेबल टू ट्रेन एन एम्प्लॉय टू हैंडल हाई सोफिस्टिकेटेड मशीन। जब भी हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन के बारे में क्वेश्चन आए, हमेशा यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आपकी जो है डमी मॉडल पे काम कराती है, और जब जब मशीनें आपकी बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत महंगी हैं, तो पहले उनके डमी मॉडल पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद मशीन पे हाथ लगाना। कहीं तुम मशीन में ही प्रैक्टिस करो और मशीन को ख़राब कर बैठो। ठीक है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। ये वही बात आ गई, किसी ने मर्सिडीज बेंज ले ली, ठीक है, और मैं तो इसी पे गाड़ी चलाना सीखूंगा, तो भाई तभी सीख सकता है जब पापा ने फैक्ट्री लगा रखी हो नोट छापने की, नहीं तो सीखना बड़ा मुश्किल है। तो ये वही बात है और कुछ नहीं। ठीक है, अगला, Importance of the concept of management which aims at distribution and decision making responsibility among various hierarchical level। देखो, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी hierarchical levels में बांटने का काम होता है डिसेंट्रलाइजेशन में। ठीक है, hierarchical level में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बांटना मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि उसमें सारे लेवल में बढ़ती है, इसलिए आंसर आएगा डिसेंट्रलाइजेशन। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड इसके फीचर, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा। उसके बाद 4 टाइप बताने एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के, वही है हमारे पीछे बताए, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक है, कोई सा बता सकते हैं, 4 टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, यहां पे आपसे पूछा गया है, इज द एडवाइस ऑफ एचआर मैनेजर एप्रोप्रिएट। अब एचआर मैनेजर ने क्या एडवाइस दी, देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। बेस्ट डेकोर होम इज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। The company has been able to earn substantial profit, yet they did not share their profit with the workers. This led to growing unrest among them, leading to fall in the productivity and also the quality of the work. Due to this, the company started facing the problem of falling revenues. Their HR manager, Mr. Revanath, advised the manager to follow the principle of mental revolution. Okay. अब आप बताओ इनकी जो बात है वो बिल्कुल सही है या गलत है। ठीक है, ये कह रहे हैं मेंटल रेवोल्यूशन का प्रिंसिपल फॉलो करो। मेंटल रेवोल्यूशन एक्चुअल में प्रिंसिपल है ही नहीं। ठीक है, वो प्रिंसिपल का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, जो प्रिंसिपल का नाम है वो रहता है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या नाम है? ठीक है, तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब मैं एक बार क्वेश्चन बताता हूँ कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया चल रही थी, फर्स्ट क्लास चल रही है। ठीक है, वर्कर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो प्रॉफिट है वो शेयर नहीं करा। वर्कर्स ने काम करना ही बंद कर दिया ढंग से। आपने कहा कि भैया अगर आप टारगेट पूरा कराओगे, जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा आपको भी देंगे, या टाइमली होता ही है कि चल यार कंपनी अच्छा कमा रही है, हमें भी कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। आपने ऐसा नहीं करा, आपने वर्कर्स के साथ अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करा बिल्कुल। वर्कर ने मेहनत करना, एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही बंद कर दिया। ठीक है, इन भाई साहब को बुलाया गया, उन्होंने कहा मेंटल रेवोल्यूशन कर दो। ठीक है, तो मेंटल रेवोल्यूशन की जगह हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कराओ। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में बकायदा लिखा हुआ है कि इस बात को समझो कि वर्कर और मैनेजमेंट एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ अपने कुछ गेन्स शेयर करने चाहिए। इससे वर्कर्स के अंदर एक फीलिंग आती है, ठीक है, एंथुजियास्टिक फीलिंग आती है कि वो मैनेजमेंट के लिए और बेटर से बेटर कर सके। तो इसका सही आंसर है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, अगला, इट कैन बी सेड दैट अ मैनेजमेंट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन बट इट इज स्टिल नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। ये मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन एक्सप्लेन करना है, सिंपल टॉपिक हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, आप एक्सप्लेन कर देंगे इसके अंदर। अगला, राजेश जी है, गाड़ी लेकर आए, देखते हैं। राजेश बॉट अ कार वर्थ ₹17,50,000 आफ्टर ड्राइविंग इट he found she found that the AC of the car stopped functioning. She approached the dealer who refused to look into the matter. Suggest her suitable authority where she can file the complaint under the Consumer Protection Act. भाई 17,50,000 की गाड़ी है, 17.5 लाख, 1 करोड़ से तो कम ही है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट फॉरम। चलो ये तो आसान हो गया हमारे लिए। उसके बाद व्हाट प्रोसीजर विल बी फॉलोड बाय द कंसर्न अथॉरिटी टू रिड्रेस हर ग्रीवेंसेस। बस वही है, उसको डीलर को बुलाया जाएगा, कंपनी को बुलाया जाएगा। अगर गाड़ी का AC रिपेयरिंग मांग रहा है तो रिपेयरिंग कराई जाएगी,
अगर गाड़ी रिप्लेसमेंट की बात आती है तो गाड़ी रिप्लेस भी कराई जाएगी, ये उसके सॉल्यूशन और कुछ नहीं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या करती है, उसके फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग पूछा, लेवल्स नहीं, फंक्शंस। पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट के यूज को फैसिलिटेट करती है, पैकेजिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, ठीक है, पैकेजिंग प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके भी रखती है। ये सारे हमारे फंक्शन है किसके, पैकेजिंग के। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस आइडेंटिफाई विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज बीइंग वायलेटेड। ओके, देखते हैं, वायलेट हुआ है व्हेन द मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स विद हिज कजन फॉर द सप्लाई ऑफ मटेरियल नोइंग दैट सच मटेरियल आर डिफेक्टिव। एक मैनेजर ने जानबूझ के अपने कजन को ऑर्डर दिया, ये जानते हुए कि ऑर्डर जो आएगा, माल आएगा वो डिफेक्टिव आएगा, फिर भी उसने अपने कजन को ऑर्डर दिया, ठीक है, अपने रिश्तेदारी को पहले रखा और ऑर्गेनाइजेशन को रखा बाद में। इसका नाम है हमारे पास, इस प्रिंसिपल का नाम है दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब अपनी रिश्तेदारी बाद में, पहले हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच के देखो, बाकी सब अपने फायदे, पर्सनल फायदे बाद में सोचना। दूसरा, व्हेन चॉक्स आर केप्ट इन लाइब्रेरी एंड बुक्स इन ऑफिस, इसको कहते हैं ऑर्डर। सही सामान सही जगह पे ना होना, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है। तीसरा, अ वर्कर रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम टू बॉसेस, सबसे आसान, सबसे इजी, एक इंसान दो लोगों से ऑर्डर पा रहा है, इसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। तो अभी फिलहाल बहुत याद करने की जरूरत है, याद होगा तो इजी होगा। व्हेन नो डिपार्टमेंट हैज अ सेपरेट प्लान फॉर एक्शन, किसी डिपार्टमेंट के पास अपना प्लान ही नहीं है, इसको कहते हैं हम लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि उसमें लिखा हुआ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वन एक्शन वन हेड एंड वन प्लान, ठीक है। तो ये वालेट हुआ यहाँ पर, ध्यान रख के चलेंगे। चलिए थोड़े से क्वेश्चन आगे, हमारे 30 पर आ गए हम लोग। ओके, यहाँ पर आपके फंक्शन बताने हैं स्टॉक एक्सचेंज के, बहुत ईजी है फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज के, एक बार देख लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक्ट्स एज अ रेगुलेटर of the securities market, creates a continuous market where the securities are bought and sold. It gives investor the chance to disinvest and reinvest. Through this process of disinvestment and reinvestment, saving get channelized into the most productive investment avenues. देखो ये है ना, जहाँ पे सिक्योरिटी खरीदी बेची जाती है सारी की सारी, ये हमारी फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट है स्टॉक एक्सचेंज का, जिसका नाम है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी शेयर हैं, बॉन्ड है, डिबेंचर है, वो खरीदे बेचे जाते हैं, तो एक मार्केट मिलती है इन सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खरीदने बेचने के लिए, ठीक है। आगे लिखा गया, जहां लिखा ना सेविंग गेट चैनलाइज्ड इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, इसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। जब आपकी सेविंग सही जगह पर यूटिलाइज होगी, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन हमारे फाइनेंशियल मार्केट के नहीं, स्टॉक एक्सचेंज के, दोनों में फर्क है। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन में एक पॉइंट मेंशन है इकोनॉमिक ग्रोथ वाला, उसमें लिखा है कि पैसा घर पे रखने से तरक्की नहीं होगी, पैसे को इन्वेस्ट करो, देश की तरक्की तभी होगी। तो पॉइंट का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉइंट नंबर आई थिंक शायद 3rd या 4th पॉइंट है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ वाला पॉइंट है ये वाला हमारा, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ का इसलिए पता चला, ये बिल्कुल सेम लाइन, सेविंग्स गेट चैनलाइज है उसके अंदर पॉइंट में, उसमें कहाँ पर, जब फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज के पूछेगा तो मैं तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सोचूंगा ना, मैं फाइनेंशियल मार्केट के साथ ना याद करूंगा उस टाइम पे। भाई स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन याद होने चाहिए ना, तभी तो आप पहचान पाएंगे उसके। तो स्टॉक एक्सचेंज ये याद है, याद करने के ऊपर डिपेंड है ना। तो एक माइंड में मल्टीपल हेडिंग्स चलते रहने चाहिए कि अच्छा इसके ये 4 हेडिंग, इसके ये 6 हेडिंग है, वो प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे, ठीक है। उससे आगे बताता हूँ उसके, टू एंश्योर दैट अ पब्लिक गेट अ सेफ एंड फेयर डील इन द मार्केट, द मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड एंड डीलिंग आर वेल डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। सब कुछ रीस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, इसको कहते हैं हम लोग सिक्योरिटी, इसको हम कहते हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, या सेबी का रेगुलेटरी इसमें चलता है हमारा। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन एक पॉइंट है हमारे पास इसी में, कि हर ट्रांजैक्शन को सेफ रखा जाता है, क्योंकि सब ट्रांजैक्शन सेबी के अंडर चलती है पूरी, तो उस पॉइंट का नाम है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, इसी का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है। इट ऑल्सो इंश्योर वाइडर शेयर ऑनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज। देखो जहां पर भी शेयर ऑनरशिप बढ़ाने की बात चल रही है, शेयर ऑनरशिप बढ़ाने की बात चल रही है, उस पॉइंट का नाम होता है स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। बहुत ट्रेंड में आजकल इक्विटी कल्ट हमारा, ठीक है, इक्विटी कल्चर बहुत ट्रेंड में चल रहा है, लोग शेयर बढ़ाने की बात करते हैं, पूरी शेयर्स को ज्यादा से ज्यादा लेने की बात करते हैं, इस पॉइंट का नाम है स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिस, टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। आगे बताइए, हमारे 3 फंक्शन बताने थे, मैंने आपको 4 बता दिए, कोई से 3 लिख देना इसके अंदर। क्वेश्चन 31, व्हाई इट इज दैट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट ऑलवेज एबल टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव।
हर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्यों अचीव नहीं कर पाती, इसमें आपकी प्लानिंग की लिमिटेशन आएगी। क्या आएगी? अब आपके मन में आएगा सर कैसे पता चला कि इसमें प्लानिंग की लिमिटेशन आएगी, हमें तो पता नहीं चला। मैं बताता हूं, बड़ा सिंपल है। देखिए ऑब्जेक्टिव सेट किस में होते हैं? प्लानिंग में। सेटिंग ऑब्जेक्टिव प्लानिंग के प्रोसेस का सबसे पहला पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पाए तो क्यों नहीं हो पाए होंगे? इट मीन्स प्लानिंग पूरी नहीं हो पाई हमारी। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। ठीक है, स्टेटमेंट आता है अगर आपकी प्लानिंग फेल हो गई इसका मतलब आप खुद ही फेल हो गए। आपके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं, और प्लानिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव है भैया, जो भी हमारा टारगेट उसको पूरा करना। ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए इट मीन्स आपकी प्लानिंग फेल हो गई। और प्लानिंग फेल क्यों होती है? क्योंकि प्लानिंग की कुछ लिमिटेशन है। प्लानिंग कभी भी डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती। प्लानिंग आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देती। प्लानिंग ह्यूज कॉस्ट लेके चलती है। प्लानिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। क्या करें, प्लानिंग है ही खतरनाक चीज़। सोचना बहुत आसान है लेकिन पूरा करके दिखाना इज अ बिग थिंग। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज डजंट गारंटी सक्सेस। स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट इन द प्लानिंग प्रोसेस। देखो बी वाले पार्ट में उन्होंने खुद ही बोल दिया, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? प्लानिंग से। बी पार्ट खुद बता रहा है। प्लानिंग के प्रोसेस के स्टेप आपको पता ही है। एस डाइज इफ, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रोमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग द प्लान और फॉलो अप एक्शन। सारी प्रोसेस है, याद करके लिखनी पड़ेगी। प्रोसेस के ऊपर सबसे ज़्यादा पहले ध्यान दो, प्रोसेस को याद करो, उसके शॉर्टकट याद करो, उनको लिखो, बहुत जरूरी है लिखना। ट्रेडिंग प्रोसीजर आपको पता ही है। ट्रेडिंग प्रोसीजर ये हमने 5 पॉइंट याद करे हैं। SOPES, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग डिमेट अकाउंट, प्लेसिंग द ऑर्डर, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर और सेटलमेंट। ठीक है, ये 5 पॉइंट हमारे मेन है, यही हमारे ट्रेडिंग प्रोसीजर है। उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये वाला टॉपिक अब हमारे कोर्स में है नहीं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट वाला। ठीक है, तो ये हमारे याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, पिछले साल का पेपर है इसलिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, रीड द स्टेटमेंट और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ओके, शैल वी इज एंगेज इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस एंड ट्रांसपोर्ट फूड्स एंड वेजिटेबल इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, आपको बताना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा या कम, हर उसके बारे में पूछा गया। ठीक है, आइडेंटिफाई द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट शैल वी की क्या होगी। वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है और ट्रांसपोर्ट करती है फ्रूट एंड वेजिटेबल डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। तो आपके हिसाब से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा या कम? स्केल ऑपरेशन तो इसका अच्छा खासा है, पूरे उसमें डील कर रही है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा ही होगी इसकी। तो वर्किंग कैपिटल क्या लगेगी, ज्यादा, स्केल ऑफ ऑपरेशन के बेस पर है। 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, कोई 2 फैक्टर जनरल। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं हमारा, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हमारे, कोई से आप लिख सकते हैं जो कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करके चलते हैं। अगला, डिलीवरी लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग सर्विसेज हेल्प बिजनेस फर्म टू रिड्यूस देयर ओवरहेड्स, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कट डाउन डिस्ट्रीब्यूशन टाइम। वर्किंग कैपिटल बतानी है, डिलीवरी की क्या होगी भाई, काम बढ़िया करती है अपना, सब अच्छा चल रहा है बढ़िया अपना। अब लेकिन कंडीशन क्या रहती है, ये सर्विस उसमें है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में सर्विस के अंदर है। अभी जब भी सर्विस बिजनेस की रहती है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, कंपैरेटिवली लो। ठीक है, तो जब भी ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछे तो इसमें लो है हमेशा, और बाकी वर्किंग कैपिटल के कोई से अदर 2 फैक्टर आप बता ही देना इसमें जो आपको बताने हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका, आइडेंटिफाई ब्रीफली एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट विच निहित अवेल्ड अबव। ओके, कंज्यूमर राइट अवेल करा गया और 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलिए कोई बात नहीं हो तो बाद में देखेंगे। देखते हैं बारी, निहित अप्रोच थॉमस बुक अ टूर एंड ट्रैवल कंपनी to inquire about Europe tour packages available during summer vacation. The tour coordinator Rashmi mentioned 5 different packages with different combination of numbers of day and night package. He selected one package of combination of Switzerland and Paris for 6 nights 7 days and completed the procedure for the tour by submitting all the necessary documents along with the payment. He also asked about category of hotel, 3-star or 4-star, climate of the touring countries, currency of these countries, date of departure, name of the flight, any precaution to be taken, etc. Consumer right which निहित अवेल्ड above, उसने हर चीज़ के बारे में अच्छे से उसको कंफर्म करा है, तो ऑब्वियसली बात है राइट टू बी इन्फॉर्म। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है, इसलिए आंसर आएगा राइट टू बी इन्फॉर्म। कंज्यूमर की जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी हैं भैया, कोई भी सामान खरीदने से पहले डीलिंग में फेयर रहें। ठीक है, IS से जो भी मार्क होते हैं उनको चेक करके चले अपना। ठीक है, बिल लेना ना भूलें बिल्कुल भी अपना, और अपनी डीलिंग को प्रॉपर करके चले। और बाकी जो भी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी, जनरल इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ के चलें, डिटेल पढ़ लें अच्छे से, अपना लेबलिंग वगैरह पढ़ के चलें।
ये हमारे कुछ जर्नल है इसके अंदर जो आपको अच्छे से रीड करने पड़ेंगे अपना। तो आई जस्ट होप सैम्पल पेपर करके कुछ सीखने को मिला होगा डेफिनेटली, और आगे भी ऐसे सीखने को मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच।